सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ये कहानी है एक ही घर में रहने वाली दो भाभियों की, जिनके जीवन में बस एक दीवार का ही फर्क नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी का भी था। ऊपर की मंजिल पर रहती थी जेठानी माया, दौलत से भरी, और नीचे रहती थी देवरानी राधिका, सादगी और मेहनत से भरी। इस बार की दिवाली सबसे शानदार होगी। मैंने नए पटाखे मंगवाए हैं और ये लाइट्स देखो, पूरे मोहल्ले में बस हमारे घर की चमक नजर आएगी। सब देखेंगे कि असली रौनक किसके घर में होती है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड फ्लोर में उसकी देवरानी जमीन पर बैठकर कपड़े सिल रही थी। बस इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े बन जाएं, तो हमारी दिवाली हो जाएगी। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन दिल से दिवाली मनाएंगे। तभी उसके बच्चे बहुत ही खुशी खुशी भागते हुए उसके पास आए। माँ, इस बार हम पटाखे भी जलाएंगे ना? अपने बच्चों के मुंह से इतना सुनते ही राधिका की आंखें नम हो गईं। बेटा, पटाखे तो इस बार नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम दिए जलाएंगे और वो भी सबसे चमकीले होंगे। हमारा घर प्यार से रोशन होगा। तभी वहाँ उसकी जेठानी आ गई। देवरानी जी, जब कोई बहाना नहीं बनता तुम लोगों से, तब ऐसे ही बड़े बड़े डायलॉग्स मार देती हो। बच्चे पटाखे मांग रहे हैं और तुम बहाने बना रही हो। ये भिखमंगई कब तक चलती रहेगी? मैंने तो अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए के पटाखे मंगा कर रख लिए हैं। भाभी, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है। आपको आपकी खुशी मुबारक हो। मेरे पास जितना है उतना ही तो कर पाऊंगी। तुम जैसे गरीब लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। मैं अच्छी भली मार्केट जा रही थी, लेकिन अब सबसे पहले नहाऊंगी, तैयार होंगी, फिर मार्केट जाऊंगी। क्यों बड़ी माँ? बेटा, मैंने सुबह सुबह गरीबों का चेहरा देख लिया ना, इसलिए नहाना तो पड़ेगा ही, वरना आज का पूरा दिन खराब चला जाएगा। तेरा पति तो तुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है, भिखारन से प्यार कर बैठा। अच्छा हुआ बाबूजी ने मरने से पहले उसे घर से बेदखल कर दिया था। भाभी, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, पर मेरे पति को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हमें खुशी है कि हमें जायदाद का जरा सा भी हिस्सा नहीं मिला। मैं और मेरे पति एक दिन अपने दम पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगे। और वैसे भी पैसे हो न हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बस दिलों में प्यार और चारों तरफ खुशियाँ बनी रहे, मेरे लिए और मेरे पति के लिए, यही काफी है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल पाऊंगी। इतना बोलकर माया अपने फ्लोर पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ राधिका के बच्चे हैरान हो गए सब सुनकर। माँ, ये बड़ी माँ जब देखो तब हमें उल्टा सीधा बोलकर चली जाती हैं। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? किसी दिन मैं एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इनके मुंह पर मार दूंगा, तब पता चलेगा इन्हें, इनका बहुत मुंह चलता है। अरे नहीं बेटा, अगर कोई दूसरा इंसान बदतमीजी कर रहा है तो हम भी उसका जवाब बदतमीजी से दें, तो फिर हमें और उसमें फर्क ही क्या रहा? दिवाली आ रही है। दिवाली साल में सिर्फ एक बार यही सिखाने आती है कि दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार रखें। लेकिन जैसे ही दिवाली चली जाती है, लोगों के अंदर नफरतें भरने लगती हैं। जब नफरतें ओवरलोड हो जाती हैं, तो तुरंत अगले साल फिर से दिवाली आ जाती है और फिर से दिलों में प्रेम बसने लगता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर कभी प्रेम नहीं पनप सकता। तो दोस्तों, अमीरी और गरीबी में सिर्फ पैसों का फर्क नहीं होता, बल्कि सोच और दिल का भी होता है। एक तरफ दिखावे की दिवाली, तो दूसरी तरफ सच्चाई और मेहनत से बनी दिवाली की तैयारी। माया नौकरों से अपने घर की सफाई करवाने में लगी हुई थी। यहाँ कोने में देखो, अभी ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, और ऊपर देखो, बहुत सारे जाले अभी भी लगे हुए हैं। दिवाली तक घर बिल्कुल चमक जाना चाहिए, वरना तुम लोगों को मैं पैसे नहीं दूंगी। मेम साहब, हम कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, दिवाली तक पूरा घर चमक जाएगा। ऐसी लाइट्स लगाऊंगा कि पूरे गांव में सिर्फ आपका ही घर चमकेगा। हाँ हाँ, ठीक है, तुम लोग काम करो,
मैं जरा अपनी एक सहेली को फोन करके आती हूँ। माया अपनी एक खास दोस्त को वीडियो कॉल करने लगी। वीडियो कॉल पर वो अपनी महंगी साड़ियाँ और अपने घर की डेकोरेशन दिखा रही थी। इस बार की दिवाली पार्टी तो सबसे खास होगी। मैंने अपनी साड़ी 50,000 की खरीदी है और ये लाइट्स देखो, पूरा घर चमक जाएगा। सबको पता चलना चाहिए कि किसके घर में असली दिवाली होती है। इतने में वहाँ पर माया का पति रोहन आ गया। माया, जब देखो तब तुम अपनी सहेलियों को कहीं अपना घर दिखाया करती हो तो कहीं अपनी साड़ियाँ। लाइफ एंजॉय करो। हर चीज लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? इससे भी तो नजर लग सकती है। देखो, तुम मुझे मत समझाया करो। हमारे पास पैसा है, ऐशो आराम है, तो लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि वो कितने पानी में है और हम कितने पानी में। जहाँ एक तरफ माया अपने पैसों के घमंड में चूर थी, वहीं दूसरी तरफ नीचे उसकी देवरानी राधिका खुद से ही अपने हाथों से नए नए कपड़े सिल रही थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि नए नए रेडीमेड कपड़े खरीद सके। बच्चों के लिए नए कपड़े बन जाएं, तो उनकी खुशी देखना ही मेरी दिवाली होगी। इतने पैसों में क्या कर सकते हैं, पर दिल से दिवाली मनाएंगे, बस यही काफी है। तभी वहाँ पर राधिका का पति विनोद आ गया। उसने राधिका को अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाते हुए देखा तो भावुक हो गया। राधिका, मुझे अपने फैसले पर कभी कभी गर्व होता है। मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन मेरे घर वालों को ये मंजूर नहीं था कि मैं गरीब से प्यार करूं। मेरे भैया और भाभी का कहना था कि अपने से बराबर वालों से शादी करनी चाहिए थी, इसीलिए मैं तुम्हारे बराबर में आ गया। लेकिन मुझे अपने फैसले पर गर्व होता है कि तुम उन घमंडी औरतों से कहीं बेहतर हो। जब राधिका बाजार में पूजा के लिए सामान लेने गई तो उसे सामान बहुत महंगा मिला। वो अपने बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेना चाहती थी, लेकिन पैसे कम पड़ने की वजह से सिर्फ 250 ग्राम मिठाइयाँ ही खरीद पाई। खैर, धीरे धीरे इस तरह दिवाली का दिन भी आ गया। चारों तरफ गांव में दिवाली की रौनक थी। माया की सहेलियां दिवाली सेलिब्रेट करने उसके घर आई हुई थी। घर के बाहर से ऊपर वाला फ्लोर बहुत गजब का लग रहा था। देखो, मेरे घर की रौनक से पूरा मोहल्ला चमक रहा है। सबको पता चलना चाहिए कि दिवाली का असली मजा क्या होता है। अपने घर के बाहर नीचे राधिका और विनोद के बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर बहुत सुंदर सुंदर झालरें लगी हुई थी, जबकि राधिका के घर के बाहर मिट्टी के दिए जल रहे थे। माँ, देखो कितनी प्यारी रोशनी है ऊपर। हमारे पास तो बस ये छोटे छोटे दिए हैं। बेटा, रोशनी बाहर से नहीं, दिल से होती है। हमारे ये दिए भी बहुत चमकेंगे, क्योंकि इन्हें हमने अपने प्यार से जलाया है। दिवाली सिर्फ बड़ी चीजों से नहीं, दिलों की खुशी से होती है। जहाँ एक तरफ दौलत और दिखावे की चमक थी, वहीं दूसरी तरफ सादगी और सच्चाई की रोशनी थी। क्या इस सच्चाई की रोशनी उस दौलत की चमक को पछाड़ पाएगी? अरे देवरानी जी, अपने ये दिए घर के अंदर रख लो। बाहर हवा चल रही है, कहीं बुझ गए तो अपशकुन हो जाएगा। मेरे यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक झालर्स लगी हुई हैं, कोई माई का लाल इन्हें नहीं बुझा सकता। तभी अचानक माया के घर पर लगी झालरों में स्पार्किंग होने लगी। चिंगारी इतनी तेज फैली कि सारी झालरें जलने लगी। कपड़ों ने आग पकड़ ली। रोहन जल्दी से भाग भाग के पानी डालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अकेले आग बुझाना मुश्किल था। अरे, कोई मेरी मदद करो, सब कुछ जल रहा है। दीदी, घबराइए मत, हम सब मिलकर आग बुझा लेंगे। पानी लाओ जल्दी। जब जेठानी के घर आग लग गई, तब राधिका, विनोद और उसके बच्चे बिना डरे बाल्टी में पानी भर भर के उसके घर में डालने लगे। वो लोग खुद की परवाह किए बिना आग बुझाने की कोशिश करने लगे और कुछ ही देर में आग बुझ भी गई। जो रोशनी बाहर से आई थी वो मिट गई, लेकिन जो दिलों से आई थी वही असली दिवाली की रोशनी साबित हुई। तुमने मेरी इतनी मदद की, जबकि मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया। दीदी, दिवाली का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी असली दिवाली होती है। अब से हमारी दिवाली एक साथ ही होगी।
ऊपर या नीचे कोई फर्क नहीं, हम सब बराबर हैं। दौलत और दिखावा एक पल में खत्म हो सकता है, लेकिन इंसानियत और प्यार की रोशनी कभी खत्म नहीं होती, कभी नहीं बुझती। यही है दिवाली का असली मतलब। सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मेनका की नई नई शादी हुई थी और उसकी सुहागरात थी। मेनका, तुम्हारा तो घूंघट उठाने का भी मन नहीं कर रहा। क्यों जी? तुम घूंघट में इतनी प्यारी और खूबसूरत लग रही हो, मुझे डर है अगर मैंने घूंघट उठा दिया तो तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी कि मैं कहीं मर ना जाऊं। अरे जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर पंकज को थोड़ा सा अजीब लगता है। अरे मेनका, भूख लगी है तो पहले बताना चाहिए था ना। पंकज बातों में लगा ही था, इसीलिए मेनका ने खुद ही अपना घूंघट उठा दिया। लड़कों को बातों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अब जल्दी से मुझे मुंह दिखाई दीजिए। क्या चाहिए बोलो। मुझे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जो चाहिए अभी इसी वक्त चाहिए। अरे बोलोगी भी क्या चाहिए? मुझे इसी वक्त आलू के पराठे खाने हैं। अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी माँ से बोलता हूँ। पंकज ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। बहू भी ना कमाल करती है। चलो आज उसका पहला दिन है, उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अब आधी रात में उसकी सास और ननद दोनों ने मिलकर आलू के पराठे बनाने शुरू कर दिए। तभी वहाँ पर मेनका भी आ गई। एक तरफ मेनका पराठे खाती जा रही थी, दूसरी तरफ उसकी ननद और सास पराठे बनाती जा रही थी। मेनका पराठे खाना बंद ही नहीं कर रही थी। उसके ससुर और पंकज ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए। अरे मेनका, तुम्हारा पेट है या कुआं? 100 से ज्यादा पराठे खा चुकी हो। चलिए ठीक है, अभी रात का समय है तो आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करती। शुक्र है ऊपर वाले का, तूने हमें बचा लिया। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। इतने पराठे तो हमारी भैंस भी नहीं खाती है, जितने आपने खा लिए हैं। रोशनी, किसी के खाने के लिए ये सब नहीं कहते, बुरा भी लग सकता है ना किसी को। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रही थी। खैर, मेनका की सास और ननद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। इधर मेनका भी अपने पति के साथ जाकर आराम करने लगी। रात भर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि शायद उसका पेट अभी तक भरा नहीं था। इसीलिए सुबह मेनका बहुत जल्दी उठ गई। क्या बात है बहू, हमें तो लगा था तूने रात में इतने पराठे खा लिए हैं तो सुबह तक नींद नहीं खुलेगी, लेकिन तू तो बहुत जल्दी उठ गई। अरे सासू माँ, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। इतने कम पराठे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाए थे। मुझे लगा कि रात में आप लोगों को परेशान करना ठीक नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ 100 पराठे खाकर सो गई। अब जल्दी से मेरे साथ चलिए, पराठे बनाने में मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बहू, तू पराठे बाद में बनवाना, पहले मेरे लिए चाय बना दे। हाँ हाँ ससुर जी, आपकी चाय तो बन गई। मुझे पता था कि पराठे बनाने में टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने आप सबके लिए चाय पहले ही बना दी। सासू माँ, रोशनी, पंकज, आप सब लोग भी चाय पी लीजिए, उसके बाद मैं और सासू माँ पराठे बनाना शुरू करेंगे। सभी लोगों ने चाय पी। जितनी देर वो सब चाय पी रहे थे, उतनी देर में मेनका अपना पेट पकड़कर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर, किसी तरह जल्दी से चाय नाश्ता खत्म सबने कर लिया। उसके बाद रोशनी और उसकी सास को मेनका ने किचन में बुला लिया। आप दोनों लोग जल्दी से मुझे पराठे बेल कर दीजिए, मैं पका लेती हूँ। क्या जमाना आ गया है, बहू के होते हुए भी मुझे काम करना पड़ रहा है। सासू माँ, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं बहू, तू पराठे बनाने पर ध्यान दे। अब मेनका पराठे बनाती जा रही थी और खाती भी जा रही थी। उसकी सास और ननद बेचारी पराठे बेल बेल कर परेशान थी। कम से कम 3-4 घंटे वो लोग पराठे ही बेलते रहे, लेकिन मेनका का पराठे बनाना और खाना बंद नहीं हुआ। जब उसने लगभग 500 पराठे खा लिए, तब उसे थोड़ा सुकून मिला।
रोशनी, सासू माँ, अगर आप लोगों को भी पराठे खाने हो तो आप लोग भी बना सकते हो। अरे नहीं नहीं बहू, हमारा तो पराठे बनाकर ही पेट भर गया। चल रोशनी, चलते हैं। ठीक है सासू माँ, आप लोग आराम कीजिए, नाश्ते में मैं सिर्फ इतने ही पराठे खाती हूँ। मेनका की ये बात सुनकर रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, दोनों सास और ननद अपने अपने कमरे में चली गई और रोशनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी इंसान है या कोई राक्षस नहीं? उन्होंने कहा कि अभी नाश्ते में वो सिर्फ इतने ही पराठे खाती हैं। जब उन्होंने नाश्ते में 500 पराठे खा लिए तो लंच और डिनर में कितने खाती होंगी? अगर ऐसा चलता रहा तो भाभी बीमार पड़ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं बेटा, पंकज ने अपनी पसंद की शादी की है और नई नई बहू जो है ये, तो इसे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। बेचारी पराठे ही तो खा रही है, हमसे गहने जेवर तो नहीं मांग रही ना। खैर, इसी तरह दिन बीतते गए। मेनका सुबह दोपहर शाम रात पराठे ही खाया करती। एक दिन में वो 1000 से ज्यादा पराठे खा जाया करती, जिससे पूरा घर परेशान था। हर कोई उसे इतने ज्यादा आलू के पराठे खाने को मना किया करता, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती थी। 2 महीने के बाद करवा चौथ का दिन आ गया। हे भगवान, ये मेरी जिंदगी का पहला करवा चौथ है। मेरी जिंदगी में अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन मैंने आलू के पराठे ना खाए हों। मुझे समझ नहीं आ रहा आज का पूरा दिन मेरा बिना आलू के पराठे खाए कैसे बीतेगा। तभी वहां पर पंकज आ गया। क्या हुआ मेनका, आज आलू के पराठे नहीं खाने क्या? देखिए, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। मुझे आज पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए बिताना है, मेरा सपोर्ट कीजिए। मेनका, हम सब तुम्हें हमेशा इस ज्यादा तेल और मसालों से बने आलू के पराठे के लिए मना करते हैं, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं हो। चलो, कम से कम आज करवा चौथ के बहाने तुम पराठे नहीं खाओगी। तुम्हें पता है, तुम हर रोज हजारों आलू के पराठे खाती हो। इसका मतलब 1 लीटर से भी ज्यादा तेल और 1 किलो से भी ज्यादा मसाले तुम्हारे शरीर के अंदर हर रोज जाते हैं। ये सब कितना नुकसान करता है तुम्हारे शरीर को, अंदाजा भी है कुछ? देखिए, मुझे आप समझाइए मत, मेरा तो रोज का काम है। मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी पेट में दर्द होता है तो दवा ले लेती हूँ, ठीक हो जाता है। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। तो इस तरह से मेनका दिन भर आलू के पराठे के बारे में ही सोचती रही। वो अपना मन भटकाने के लिए कभी मोबाइल देखने लगती तो कभी टीवी देखने लगती, लेकिन उसका सारा ध्यान आलू के पराठे पर ही बना रहा। खैर, किसी तरह दिन बीता और रात हो गई। सभी लोग छत पर थे। मेनका ने छलनी से चांद को देखा, लेकिन उसे चांद की जगह भी गोल गोल आलू के पराठे नजर आ रहे थे। तभी उसने छलनी पंकज की तरफ की। पंकज का चेहरा भी उसे आलू का पराठा ही दिखाई दे रहा था। क्या हुआ मेनका, तुम्हारे मुंह से लार क्यों टपक रही है? साफ करो इसे। पंकज, मुझे चांद की जगह आलू का पराठा दिखाई दे रहा है और आपका चेहरा भी आलू के पराठे जैसा लग रहा है, इसीलिए मेरे मुंह में पानी आ गया। अब जल्दी से मुझे पानी पिलाइए ताकि मेरा व्रत टूटे और मैं जल्दी से नीचे जाकर आलू के पराठे बनाकर खा सकूं, तब जाकर मुझे चैन मिलेगा। खैर, पंकज ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया और मेनका का व्रत टूट गया। जैसे ही पूजा खत्म हुई, वो तुरंत भागकर किचन में आई और उसने अपनी सास और रोशनी को भी वहीं बुला लिया। सासू माँ, अगर मैंने 1 घंटे में 1000 आलू के पराठे नहीं खाए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए आलू के पराठे बनाने में। खैर, उसकी सास और ननद ने मेनका के लिए 1000 आलू के पराठे बना दिए। मेनका दिन भर भूखी थी, इसीलिए पराठे खाती ही चली गई। 999 पराठे खाने के बाद जैसे ही उसने आखिरी पराठा खाया, वैसे ही वो बेहोश हो गई। अरे क्या हुआ बहू को? पंकज बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। पंकज ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने मेनका का चेकअप किया। किसी तरह मेनका को होश आ गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, हमें इनका अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे। कल सुबह होते ही हॉस्पिटल लेकर आ जाइए। अगली सुबह पंकज मेनका को लेकर हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर ने उसकी सारी जांच की और फिर कहा, देखिए, आपके शरीर में तो बहुत ज्यादा तेल और मसाला भरा हुआ है। आपके लीवर और आंतों में इन्फेक्शन हो चुका है, वो भी बहुत बड़ा। आपका खून भी बहुत गंदा हो चुका है। अगर आपने इतने मसाले और तेल से बनी हुई चीजें खानी बंद नहीं की तो ये आगे चलकर कुछ ही महीनों में कैंसर का रूप ले लेगा। देखा तुमने,
हम लोग हर रोज तुम्हें पराठे खाने के लिए मना करते थे। अब देख लिया, जब मैं कहता था तब तुम्हें समझ नहीं आता था। सुन लिया डॉक्टर साहब ने क्या कहा। अगर आप परहेज करने के लिए तैयार हैं तो इनका इलाज मैं शुरू करूं, वरना दवाइयाँ कोई असर नहीं करेंगी। नहीं डॉक्टर साहब, आज के बाद मैं कभी भी तेल मसाला नहीं खाऊंगी। मैं तेल मसाला छोड़ दूंगी। अगले दिन ही उसका इलाज शुरू हो गया। पंकज उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फल, ड्राई फ्रूट्स और जूस लेकर आता, जिससे कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई। अब वो हेल्थी फूड खाने लगी, जिससे उसकी सास और ननद को राहत मिल गई। अब सब खुशी खुशी रहने लगे।